नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त के आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर EPS 95 पेंशनर्स के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। EPS 95 पेंशनर्स के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किया सर्कुलर, मिलेगा मुआवजा। तो दोस्तों आखिरकार EPFO की ओर से पेंशन धारकों के लिए कैसा सर्कुलर जारी किया गया है और इसके तहत आप सभी को क्या मुआवजा देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर आखिरकार सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों 18 माह की DA एरियर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है। इस दिन आपके खाते में होंगे क्रेडिट, खुशी से नाचने लगे करोड़ों कर्मचारी। तो दोस्तों कर्मचारियों को आखिरकार तोहफा क्या मिला है, 18 महीने के DA एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए 2 हाई कोर्ट्स की बड़ी फैसले निकलकर सामने आ चुकी हैं। पहला बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जिसमें EPS अंशदान के लिए प्रतिधारणा मूल वेतन का हिस्सा है, इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। और वहीं बात करेंगे दूसरे बड़े अपडेट की, तो पहली पत्नी पेंशन पाने की हकदार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, AMU कुलपति को जारी कर दिए हैं इसके आदेश। तो आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैसा फैसला दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, इन दोनों फैसलों के बारे में भी विस्तार से दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी को जानेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर आई है। EPS 95 पेंशनर्स के लिए EPFO ने जारी किया सर्कुलर, मिलेगा उनको मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब पेंशन धारकों को महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है और अगर पेंशन समय पर खाते में जमा नहीं होती है तो पेंशन भोगियों को मुआवजा मिलेगा। इस नए नियम के तहत पेंशन धारकों को सैलरी की तरह हर महीने के आखिरी तारीख को पेंशन मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी को विस्तार से। तो दोस्तों सर्कुलर में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किए सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन वितरण के लिए पेंशन राशि अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, RBI के निर्देशों के अनुरूप सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेंशन डिस्बर्सिंग बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश भेजें ताकि पेंशन का भुगतान समय पर दोस्तों हो सके। तो दोस्तों पेंशन में देरी पर आम सभी को मिलेगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, नए नियम के अनुसार अगर पेंशन में देरी होती है तो पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक को पेंशन भोगियों को सालाना 8% ब्याज के साथ बकाया राशि का मुआवजा देना होगा। ये मुआवजा स्वचालित रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। वहीं दोस्तों EPFO का सख्त आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस सर्कुलर पर जोर दे दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। सभी कार्यालयों और बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के आने वाले बैंकों को इस दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करावें। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बता दें कि पेंशन पात्रता और चेक करने के तरीके को लेकर बड़ी अपडेट आई है। आप सभी को बता दें कि 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के पात्र होंगे। EPF और EPS 95 में योगदान देने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अकाउंट रखने वाले कर्मचारी अपने PF खाते की बैलेंस की जांच SMS या फिर मिस कॉल के जरिए कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों EPFO OHO UAN और LAN टाइप करके और साथ ही साथ 7738299899 पर भेजना होगा या फिर 01122901406 पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। इस नए नियम के लागू होने से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी और देरी की स्थिति में दोस्तों उन्हें भी मुआवजा मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों पर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन के दायरे में आ चुके रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हायर पेंशन के मामले में प्रदेश की धीमी गति से काम हो रहा है, ऐसा
ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारी हायर पेंशन के दायरे में आ रही हैं, लेकिन अब तक कुछ ही हजार कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से डिमांड नोट जारी किए जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के प्रक्षेपण में ईपीएफओ नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश के तहत देश भर में हायर पेंशन की कार्यवाही चल रही है। 1 सितंबर 2014 के बाद जो कर्मचारी 58 साल के हो गए हैं वे हायर पेंशन के दायरे में आती हैं। आवेदन की अवधि 31 मई 2023 थी। इस अवधि को बीते हुए करीब 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन प्रदेश में अभी भी किसी भी पेंशनधारी को इसका लाभ नहीं मिला है। हायर पेंशन के प्रकरणों में निपटारण की गति अत्यंत धीमी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सागर आदि क्षेत्रीय कार्यालयों में अगस्त सितंबर से लोग हायर पेंशन का पैसा भी जमा कर दिया है, परंतु किसी भी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी को हायर पेंशन नहीं दी जा रही है। पात्र कर्मचारियों में काफी असंतोष है और इसी को लेकर यहाँ पर जो है आज की तारीख के अंदर नई दिल्ली केंद्रीय यहाँ पर जो है केंद्रीय भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ आयुक्त के सामने प्रतिनिधि मंडल की भेंट होने जा रही है और इसी के तहत आप सभी के लिए बड़ा अपडेट दोस्तों हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। इस दिन होगा खाते में क्रेडिट, खुशी से नाचने लगे करोड़ों कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। काफी दिनों से 18 माह के डीए एरियर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन कोई भी स्पष्टता से जवाब नहीं दे पा रहा है। यदि आप भी डीए एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि सरकार ने डीए को लेकर सकारात्मक खबर दे दी है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के बकाये को जारी करने की संभावना जताई जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार ने घोषणा नहीं की है। सूत्रों का दावा है कि पहले से बजट में सरकार ने डीए को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक डीए की सौगात कर्मचारियों को दे दी जाएगी। सुनने में यह भी आ रहा है कि एरियर सरकार 3 किस्तों में पात्र कर्मचारियों के खाते में डालेगी। कोविड महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानी के कारण सरकार ने यहाँ पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020 से जुलाई 2021 और जनवरी 2021 तक की 3 किस्तों को रोक कर रखा था। इसीलिए फिलहाल सरकार की तरफ से इन एरियर्स को जारी करने की योजना नहीं है और केंद्रीय कर्मचारियों को आगे डीए बढ़ोतरी का इंतजार करना होगा। हाँ, विभागीय सूत्र जरूर बता रहे हैं कि दिसंबर में दोस्तों 18 महीने के डीए और डीआर का जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होने की सकारात्मक यहाँ पर आप सभी के लिए पहल नजर आ रही है। वही दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा कर दिया है। यही नहीं, डीए को जुलाई से देने को कहा गया है और कुछ कर्मचारियों के खाते में तो यहाँ पर दीपावली से पहले भी एरियर के रूप में 3 माह डाल दिया गया था, लेकिन अभी लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनके खाते में इस माह का डीए एरियर आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट की बैठक के अंदर दोस्तों इस एजेंडे को शामिल किया जा सकता था, जिस पर अमल होना शुरू हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत ये डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार की जाती है। इस बार बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को यहाँ पर बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही दोस्तों आप सभी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। ईपीएस संशोधन के लिए प्रतिधारणा मूल वेतन का हिस्सा यहाँ पर बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ जिसमें जस्टिस अनिल एम पालकर शामिल थे, उन्होंने कहा कि मौसमी श्रमिकों को दिए जाने वाली प्रतिधारणा भत्ते को ईपीएस अधिनियम 1952 के तहत पीएफ अंशदान के लिए मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1991-92 से 2008 तक भुगतान किए गए प्रतिधारणा भत्ते पर भविष्य निधि अंशदान मांगों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि प्रतिधारणा भत्ता एक सतत नियोक्ता कर्मचारी संबंध को दर्शाता है और ईपीएस अधिनियम में मूल वेतन की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिससे ये भविष्य निधि अंशदान के अधीन हो जाता है। कोर्ट ने निर्णय संघ के इस तर्क को खारिज कर दिया। यह ईपीएस अधिनियम के तहत एक उद्योग नहीं है। इससे नोटों के यहाँ पर जो मुद्दा निचले अधिकारियों के समक्ष नहीं उठाया गया था, तो इसीलिए अब आदेश को अमान्य कराने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ईपीएफ अधिनियम की अनुसूची में कपास प्रसंस्करण गतिविधियां सहित वस्त्र निर्माण में लगे उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है। संघ के संचालन जिसमें वस्त्र उपभोग के लिए कपास खरीदी और प्रसंस्करण शामिल है, स्पष्ट रूप से इस दायरे में यहाँ पर आती हैं और ईपीएस अधिनियम के तहत मूल वेतन की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने पाया कि इसे घर में किराए और ओवरटाइम जैसे निर्दिष्ट भत्तों को छोड़कर ड्यूटी के दौरान सभी प्रतिलब्ध शामिल होंगे। हालांकि प्रतिधारणा भत्ता को बाहर नहीं रखा गया है। न्यायालय ने पुष्टि की है कि अधिकारियों को यह निर्धारित समय में कानून को सही ढंग से लागू किए और संघ की प्रतिधारणा भत्ते पर ईपीएफ योगदान में यहाँ पर जो शामिल करने के लिए बाध्य होगा। अंत में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिधारणा भत्ता एक सतत
सतत नियोक्ता कर्मचारी संघ को दर्शाता है। यहाँ तक कि ऑफ सीजन में भी इस भत्ते के भुगतान को संघ का ये इशारा प्रदर्शित किया है। कर्मचारियों की सेवा अगले सत्र के लिए बनी रहेगी, जिससे ईपीएस अधिनियम के तहत निरंतर रोजगार स्थापित होता रहेगा। इसी प्रकार न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और प्रतिधारणा भत्ते का पीएफ अंशदान की आवश्यकता वाले आदेश को बरकरार रखते हुए अब सभी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।